नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आरवीएनएल की। दोस्तों, मैंने क्लियर कर बोला था आरवीएनएल पे रुक जाइए, इंतज़ार करिए। ये भाग इसलिए रहा है बिकॉज इसमें ओएफएस की न्यूज़ आ सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई। लेकिन वो शेयर अभी भागने के बाद, एक थ्रेशोल्ड पे हिट करने के बाद अभी गिरना स्टार्ट कर गया। दोस्तों, मैंने जो रीज़न है पता लगाने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसा कोई रीज़न हाथ में नहीं लगे। लेकिन दोस्तों मुझे टेक्निकल फैक्टर दिखाई पड़ा, और इसमें जो एनालिस्ट है उनका क्या मानना है, ये कितना भाग सकता है, और प्राइस बैंड में अपर साइड कितना पॉसिबल है, लोअर साइड कितना पॉसिबल है, आपके पास है। क्या करना चाहिए आपने? अगर 33 के लेवल पे 30 के ऊपर में ले लिया है तो करना क्या चाहिए? बाई होल्ड या फिर सेल? बिकॉज आपको पता है कि अपकमिंग टाइम्स में जस्ट बजट आने वाले हैं, तो बजट के पहले क्या इसको ऑफलोड किया जा रहा है? बहुत सारा के तरह तरह क्वेश्चन है जो मेरे सब्सक्राइबर के दिमाग में आ रहा है। दोस्तों, सारा जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दोस्तों कि 8 बजे के बाद, आपको पता है कि आज 8 बजे के लगभग हमारी Q&A सीरीज आएगी, लेकिन 9:15 के लगभग, 9:30 बजे के लगभग दोस्तों हमारे पीई रेशियो के ऊपर वीडियो आएगी। बिगनर है, नहीं पता, सुने तो जरूर होंगे इसका नाम। इंटरमीडिएट है तो भी बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज एक हिडन चीज़ है जो कोई नहीं बताता, मैंने इसमें बताया है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को आराम से एक्सेस करिएगा, आपसे बहुत ही तहे दिल से रिक्वेस्ट है, बिकॉज लर्निंग इज योर अर्निंग। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अभी की बात की जाए तो 28 के लगभग पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, 3.5% डाउन था। और बात की जाए दोस्तों, इधर पे आप देख सकते हैं कि जो पिछले डे की ट्रेडिंग डे है उधर पे एक बहुत ही लो मीन्स ये टच कर चुका था, 28 के लेवल पे स्टॉक आ चुका था। हाई 230 के नीचे, ये इसका मतलब डाउन ट्रेंड अभी भी जारी है। मैं चार्ट पे दोस्तों इसको दिखाने की और सिखाने की कोशिश भी करूँगा, बिकॉज आपको समझना चाहिए कि अपने 52 वीक जो 52 जो लो है दोस्तों, उधर से बहुत ज़्यादा भाग चुका था और फालतू का ही भाग रहा था, बिकॉज ऐसा इसमें कुछ न्यूज़ नहीं आए थे। ओएफएस हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन दोस्तों वो देखने को नहीं मिले, बिकॉज सेल में 2 बार ओएफएस आ गया, 5% स्टिक सेल का। तो एनीवेज दोस्तों, हमें करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो 6000 करोड़ के मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। डिविडेंड दोस्तों बहुत ही शानदार बांटते हुए दिखाई पड़ रही है इधर पे। सॉरी, ये डिविडेंड यील्ड दोस्तों, जो डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 3.94% है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4% के लगभग दिखाई पड़ रही है। इंडस्ट्री पे 24 के लगभग है, और इसमें दोस्तों जो पी चल रहा है वो 8 के लगभग है, लेकिन डिलीवरीज दबा के उठाई जाती हुई देखने को मिल रही है। तो एक चीज़ दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनको ओएफएस के न्यूज़ जब तब स्ट्राइक कर सकते हैं। जी हाँ, बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स को अपने स्टिक कितना करना पड़ना है, 75% करना पड़ता है दोस्तों। ये एक मैंडेटरी है बाय द सेबी। तो अभी भी हमें ओएफएस की न्यूज़ ऐसा देखने को नहीं मिली। तो मार्केट की बात की जाए तो हमेशा ओएफएस के पहले प्राइस को चढ़ाया जाता है। हमने 21 दोस्तों आईआरसीटीसी में देखा, हमने इस सेल में देखा, हमने जीएमएम फॉरवर्ड में तो कहानी अलग ही है। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है, लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात क्या है, इसमें एफआईआई और डीआई ने अपने स्टेक को बहुत ही कम किए हैं। और बात की जाए रिटेलर की तो एंट्री बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कुछ समय पहले जो इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक था वो दोस्तों अभी एकदम फ्लैट सा हो चुका है, जो कहीं ना कहीं एकदम जीरो है। इसका मतलब सब ने बिकवाली करी है। अब देखना बनता है कि आने वाला टाइम इनके लिए कैसे हो सकते हैं। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। बात की जाए इनके साइज़ के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बेहतरीन है। आपको पता है कि रेलवे की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल सबकी जो कारोबार की स्थिति है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो 3000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही ह्यूज है। आरओई की बात की जाए तो 14 के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो ठीक ठाक है एज़ कम्पेयर टू बहुत से प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों। आरओई 14 के लगभग जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये अच्छा देती है। आरओसी की बात की जाए तो 10 के लगभग दिखाई पड़ रही है। इधर पे दोस्तों मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ, करंट रेशियो बहुत ही शानदार है, 3 के लगभग है, और डेट फ्री नहीं है, इनके ऊपर डेट है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, जब से लिस्टिंग इन्हें देखने को मिली, आई मीन टू से इनकी लिस्टिंग क्यों हुई थी, बिकॉज गवर्नमेंट को चाहिए थे पैसे डाइवेस्टमेंट के तौर पे। गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। इसलिए आपने देखा कि एलआईसी का भी आईपीओ आ रहा है, उसी बीच में हमें आईआरसीटीसी का भी आईपीओ देखने को मिला। तो उस हिसाब से कोई अच्छे अप ट्रेंड वाला ग्राफ नहीं है, लेकिन दोस्तों समझना पड़ेगा कि पैरामीटर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। और पीएसयू से कंपेयर की जाए तो उस हिसाब से हमें थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स पता है पीएसयू में ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, लेकिन दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स थोड़े से तगड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर पे जो ब्रेकआउट मिला था, ये अब देखना बनता है कि ये अपने जो ऑल टाइम हाई की बात की जाए वहाँ से कितना रिट्रेसमेंट मार सकती है। तो कंपनी प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड इज स्पेशल पर्पस फाइनेंस कंपनी क्रिएटेड टू अंडरटेक प्रोजेक्शन मीन्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स पर्टनिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ गोल्डन कोऑर्डिनेटल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी। तो दोस्तों बात की जाए इनके जो प्रोजेक्ट्स है मोबिलाइजेशन के, तो फाइनेंस रिसोर्सेज के उस हिसाब से में काम करती है। इसका नाम भी है रेल विकास निगम लिमिटेड।
कंपनी के थोड़ा सा एक बार सेल्स के आंकड़े देखना बनता है। सेल्स में कोई कमी नहीं है, सेल्स एकदम दबा के कर रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी बहुत ह्यूज देखने को मिल रहे हैं, जो कि समय समय बहुत ही दुर्लभ है। पीएसयू से कंपेयर करना उस हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। और दोस्तों इनके जो ऑर्डर बुक है वो भी बहुत ही करोड़ में हमें देखने को मिलते हैं, बहुत मल्टी करोड़ में। तो यस, इनके ऑर्डर बुक भी बहुत ही भरे हुए हैं। और दोस्तों बात की जाए आरवीएनएल को, अगर इनके ही सेक्टर के पीएसयू से कंपेयर की जाए तो आपको पता है कि पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो क्या पता नहीं पता तो इसके बाद वाले वीडियो दोस्तों आएगी, जहाँ पे क्यों सीरीज का मैं पी रेशियो सिखाऊंगा। तो एनीवेज देख सकते हैं कि आरवीएनएल का पीएफसी, आरएसीएलटीएल और हुडको है ना दोस्तों, इसका पी की बात की जाए तो सबसे महंगी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसमें हमें क्या देखा कि आरओई बेहतरीन थी, इनके जो प्रॉफिट थी वो बेहतरीन थे, इनके सेल्स में जम था, इनके दोस्तों रिजर्व और सरप्लस भी बहुत ह्यूज से एज कम्पेयर टू इट्स साइज। तो इधर भी बात की जाए प्राइस टू बुक में तो इधर से हैवी दिखाई पड़ रही है, और डिविडेंड भी एज कम्पेयर टू सबसे कुछ कम ही बांटती है। लेकिन सबसे प्राइसी क्यों है, तो भाई मार्केट में इसका थोड़ा डिमांड है। तो टिकर टेप में दोस्तों जो एनालिस्ट का फोरकास्टिंग है कि एनालिस्ट का क्या मानना है, तो जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं दोस्तों, ये सीधा सीधा 100% एनालिस्ट का मानना है कि आप चाहे तो इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो लेवल्स क्या है और क्या है दोस्तों इसका ड्रॉबैक, क्या है इसका डाउनसाइड रिस्क और क्या है इसका अपसाइड लेवल्स। तो अपसाइड लेवल्स की बात की जाए दोस्तों, तो एनालिस्ट का मानना है कि हायर साइड पे ये 30% अप जा सकता है अगर उसको रिक्लेम नहीं करता है। मीडियन पे चाहे दोस्तों तो ये मीडियन पे भी 13% का गिरावट, मीन्स गिरावट नहीं दोस्तों, 13% का बढ़ती है अगर मीडियन को रिक्लेम करता है तो इधर से भी। और लो की बात की जाए तो लो की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। जो प्रीवियस डे का लो है तो एनालिस्ट का माना जाए ये इसका बॉटम बन सकता है, बिकॉज हमें बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ये तो मीन्स अनुमान है जो कि गलत भी होते हैं। तो इधर पे हायर साइड पे देख सकते हैं कि 37 का भाव एनालिस्ट मानते हैं। मीडियन की बात की जाए तो 32 का भाव दिखाई पड़ता है। लो की बात की जाए तो 2836 जो कि प्रीवियस डे का लो दिखाई दे रहा है। तो डाउन साइड की बात की जाए दोस्तों, तो हमें डाउन साइड में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो चार्ट पे कंडीशन बेटर होगी। ये चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, क्योंकि कंपनी को मैंने एनालिसिस करा, आपको बोला कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। तो अभी जो भागा था दोस्तों, तो उसके बाद एक करेक्शन बनता है, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है बॉलिंजर बैंड की कहानी कि कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म तक बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं रह सकता, उसको बॉलिंजर बैंड के अंदर आना ही है। इधर बात की जाए तो हाई, मीडियन और लो। तो डाउन साइड की बात की जाए एज पर द एनालिस्ट वो हमें बहुत ही मिनिमम दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इसमें दोस्तों भरोसा करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, लेकिन भरोसा दोस्तों हमें अपनी एनालिसिस पे करनी चाहिए। तो फटाफट चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं क्या है डाउन साइड रिस्क और चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। तो गाइस कोई भी स्टॉक हो आप चेस मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा। आई होप आपने नहीं किया और आपको फिर से वो बाइंग प्राइस में आते हुए देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, और दोस्तों ये ब्रेकआउट नहीं था, एक सॉलिड ब्रेकआउट था, बिकॉज इसमें जो मूवमेंट था बहुत ही ह्यूज था। 5-5%, 6-6% टीवी में दिख रहा था। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े रिनाउंड एनालिस्ट हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनकी रिकमेंडेशन थी कि आप बाई कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म का ही बताते हैं। तो इसीलिए हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और दोस्तों जो कोई बिना न्यूज़ की वजह से भागता है, बिना फंडामेंटल का, तो हमें ये गैप फीलिंग होते हुए देखने को मिलती ही है, जो अभी देखने को मिल रही है। अब इधर बात की जाए तो कितना गिर सकता है क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको ये सीखना है कि गिर क्यों रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर ओवर बॉट हो जाता है आरएसआई, तो उसमें करेक्शन लाजमी है। आपको मैंने सिखाया है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म तक वेट नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, उसको अपने बैंड के नीचे आना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बिगनर है, इंटरमीडिएट है, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को बढ़िया से, तो बॉलिंजर बैंड का यूज़ करिए, बिकॉज ये आपको डेविएशन बताता है कि डेविएशन क्या चल रहे हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि बॉलिंजर बैंड से बाहर जाए तो बेच दो, अंदर आए तो मत बेचो, ऐसा तो नहीं है। बिकॉज यहाँ पर भी हमें देखने को मिला उसके बाद स्टॉक भागा। दोस्तों ये टेम्प्रोरी सेंटीमेंट बताता है कि मार्केट में डेविएशन क्या चल रहा है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको डे वन नहीं, मीन्स मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं था, बिकॉज हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली। तो एनीवेज बात की जाए तो अभी अपने मीडियन पे ही सपोर्ट ले रहा है। अब दोस्तों इधर पे बात की जाए बहुत ही आरएसआई की बात की जाए तो 54 के लगभग दिखाई पड़ रही है। मैकडी ने बियरिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है, क्या होता है ये सब नहीं पता, जाके मेरी टेक्निकल प्लेलिस्ट से आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो अब जिनको उठाना है तो हो सकता है कि प्रीवियस डे का जो लो है उधर पे एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज जब भी कोई स्टॉक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देता है तो ऑफकोर्स उसमें एक दम होता है। अब ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपने देखा कि बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो गया है और नीचे जा रहा है मैकडी में, ये दिखाने को मिला। तो इधर पे अब देखना बनता है कि साइडवेज में ये कब जाता है।
दोस्तों साइडवेज में जाए, ट्रेडिंग हो, ऊपर नीचे जाए, अप एंड डाउन हो, तो आप इधर पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन वही आपने देखा कि आईआरसीटीसी में ओएफएस का जो तलवार है वो हट चुका है। आईआरसीटीसी में कोई अभी ओएफएस का न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज 67% प्रमोटर ने स्टे को कर लिया है। लेकिन इसके भी दोस्तों अभी तक कोई भी ओएफएस के न्यूज़ हमें देखने को अभी तक एज ऑफ नाउ नहीं मिले हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हो सकता है कि ओएफएस लाना हो, कुछ बजट में ही अनाउंसमेंट हो जाए, उसके पहले फिर भाग जाए और ओएफएस के बाद फिर गिर जाए, तो इसमें एक रिस्क है जो कि आप अगर फैक्टर इन करना चाहें तो इस पर निवेश कर सकते हैं। और जो प्रीवियस डे का लो है वो आपकी एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों प्राइस छोटा है, आपने देखा पीएसयू में है तो ग्रोथ कम है, लेकिन बहुत ही भाग चुका है। लॉन्ग टर्म का निवेश करना है, कोई छोटा कंपनी चाहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में बड़ा हो, जिन्हें दोस्तों मैं आईआरसीटीसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, बिकॉज आईआरसीटीसी जो है एक मिड कैप है और वो पब्लिक टारगेट करती है, रेवेन्यू भाई निकाल ही लेगी, बहुत उनके पास लाइक रास्ते हैं पब्लिक के पॉकेट से पैसे निकालने की। अब इंटेंशन क्या है वो देखना बनता है। तो आईआरसीटीसी की बात की जाए तो वो दोस्तों मेरा फेवरेट है। अगर बात की जाए इस सेक्टर की तो आरबीएल भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बुरा नहीं है। हमने फाइनेंशियल चेक किए हैं और रीज़न दोस्तों अभी तक मुझे कोई नहीं मिले कि भाई कोई ओएफएस की न्यूज़ है फर्दर, नो नो नो, बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं है। और दोस्तों अभी की बात की जाए तो गिर क्यों रहा है, तो ये बहुत ही भाग चुका था और उसके बाद कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिली। अब देखना बनता है कि बजट के पहले कैसा बिहेवियर है। तो बहुत लोग पूछ रहे सर करें क्या। आप अगर अपर लेवल में लिए हैं तो लॉस में मेरे हिसाब से आपको नहीं बेचना चाहिए। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू अगर आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैंने फोरकास्टिंग बताया, एनालिस्ट लोग का क्या मानना है ये बताया। अब दोस्तों मार्केट ही क्रैश हो गया, गिरने लगा, तो ये आपको कहीं लाइक और भी सस्ते भाव पे मिल जाए तो उधर पे पैनिक नहीं होना है। कंपनी की बात की जाए तो डाउन साइड बहुत लिमिटेड दिखाई पड़ रहे हैं, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। हाई लेवल पर फंसे हुए हैं तो मैंने अपना कमेंट्री दे दिया है आपको। मीन्स उधर पे लॉस बुक नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, बिकॉज हायर लेवल पर लिए हैं बिना एसएल कम, तो आप थोड़ा सा लाइक आपको थोड़ा लंबा टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। लेकिन कंपनी ओवरऑल इज गुड, लेकिन एक रिस्क है जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया और चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है और फॉरकास्टिंग क्या है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना भूले ना। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।